हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 10 देखेंगे, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो दोस्तों, इसके पहले के जो 9 चैप्टर्स हैं उनका भी वीडियो बना करके हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हमारे चैनल विराज पाठशाला पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब आप उस प्लेलिस्ट को खोल करके देखेंगे तो आपको जो है उन 9 चैप्टर्स के वीडियो एक क्रमिक रूप में आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप उन सारे वीडियोस को एक क्रमिक रूप से और आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। तो आइए दोस्तों, आज का हम अपना चैप्टर 10 शुरू करते हैं, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो दोस्तों, हमको इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है व्यापार तथा व्यापारी के बारे में। दोस्तों, इसमें जो है हमें खासकर जो है संगमकालीन व्यापार के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, आपको जो है याद रखना है कि जो दक्षिण भारत था हमारा, वो सोना, मसाला, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि काला सोना किसे कहा जाता था प्राचीन भारत में, तो काला सोना जो है काली मिर्च को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो उस समय व्यापार होता था हमारा रोम से, वो समुद्री मार्ग से तो होता ही था, लेकिन सड़क मार्ग से भी होता था, यानी दोनों मार्गों से होता था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिसके आधार पर जो है इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि उन दिनों जो है भारत का रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है, व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो वे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। देखिए दोस्तों, जो भी व्यापारी उस समय थे, वो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से जो है इस उपमहाद्वीप का दोस्तों मतलब यहाँ पर हुआ भारत तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को जो है हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। तो वो जो है इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर, यानी भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो वो दोस्तों जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो वो लोग सहारा लेते थे। देखिए दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, इसके बारे में जब हम लोग भूगोल की कक्षा अपनी प्रारंभ करेंगे तो उसमें जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस अभी आप इतना याद कर लीजिए कि जो व्यापारी होते थे वो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से जो चलते थे और उपमहाद्वीप यानी भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो वो लोग जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। तो समुद्र तटों से लगे राज्य। तो दोस्तों, अब हमें इसमें पढ़ना है कि जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं, जितने भी दक्षिणी राज्य आप देखेंगे यहाँ पे जितने हैं, गोवा हुआ, यहाँ पे हुआ कर्नाटक हुआ, यहाँ पे तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, ये सब दोस्तों जितने भी राज्य हैं दक्षिण के, वो क्या है, समुद्र से लगे हुए और ये तटीय राज्य हैं। तो वही यहाँ पर दे रहा है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदियों के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। दोस्तों, आपको याद रखना है, दक्षिणी भारत में नदियों के बहुत से मैदान हैं और उन नदियों के मैदानी इलाकों में जो है कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीटेट में इस प्रकार के खूब प्रश्न पूछे गए हैं। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मूवेंदार की चर्चा कहाँ होती है, तो मूवेंदार की चर्चा जो वो संगम कविताओं में की गई है और इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मूवेंदार का क्या अर्थ होता है, तीन मुखिया। तो वो तीन मुखिया कौन कौन से थे उस समय, तो चोल, चेर तथा पांड्य। तो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। देखिए दोस्तों, तीन मुखिया हैं और उनके जो है दो सत्ता केंद्र थे, तो टोटल सत्ता केंद्र कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इनमें से एक तटीय हिस्से में
इनमें से एक तटीय हिस्से में तो दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तो दोस्तों जो उन लोगों के पास दो सत्ता केंद्र थे, तो उनमें से एक तो तटीय हिस्से में था और एक अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो देखते हैं वो 2 महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। तो एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपत्तनम था और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो उस समय जो है पत्तन मतलब देखिए दोस्तों होता है बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं जिसे इंग्लिश में। तो उस समय जो पुहार या कावेरी पत्तन या बंदरगाह था वो किसके अधिकार क्षेत्र में था, तो वो चोलों के अधिकार क्षेत्र में था। ये आप लोग याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि पांड्यों की राजधानी क्या थी, तो मदुरई थी। ठीक है, और यही दोनों जो है बहुत 2 महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। देखिए दोस्तों ये लोग जो है कभी कभी जो है सैनिक अभियान के साथ निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। ठीक है, कौन थे, तो जो तीनों मुखिया थे, चोल, चेर और पांड्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। 3 मुखियाओं यानी चोल, चेर, पांड्य, 3 मुखियाओं के शासन के लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब तीनों मुखियाओं के शासन के लगभग 2 वर्षों बाद कहां पर, तो पश्चिम भारत में जो है सातवाहन नामक का एक राजवंश प्रभाव में आता है और उस सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। और उसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो उनकी माता जी थी जिनका नाम था गौतमी बलश्री, उनकी एक अभिलेख से पता चलता है। वह यानी गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहते थे, तो वो सातवाहन शासकों को कहा जाता था। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है और यह पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दक्षिणापथ का अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा रेशम मार्ग की कहानी। तो दोस्तों आपने जो है अभी तक सिल्क रूट के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम लोग जो है उस सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में रेशम मार्ग कहते हैं। तो रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो दोस्तों रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो वो चीन में हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट है चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेशम मार्ग या सिल्क रूट किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो लोग जो है चीन से, मान लीजिए चीन से जो रेशम लेकर के पैदल चलते थे या कुछ लोग घोड़ों से, ऊंटों से, ठीक है, दूर दूर की जगहों पर व्यापार करने जाते थे, तो जिस मार्ग पर ये लोग यात्रा करते थे वही मार्ग जो है रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते थे। तो दोस्तों जो शासक वर्ग थे उस समय के, वो रेशम मार्ग पे जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे क्योंकि उन मार्ग पर जो व्यापारी चला करते थे उनसे ये शासक वर्ग कर, शुल्क और तोहफे लिया करते थे। इसके बदले में जो आक्रमणकारी होते थे उनसे ये लोग उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिल्क रूट पर
नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से थे, तो कुषाण राजवंश से संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों इनका जो शासन था वो मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था, ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र भी थे, ठीक है। तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर प्रश्न यहाँ से बनता है तो यहाँ से मतलब इस चैप्टर से बनता है तो इन सभी पॉइंट से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए दोस्तों जिस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका देखते हैं तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। किसके, तो कुषाणों के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पर पत्तनों तक जाती थी। तो दोस्तों कुषाणों के शासन काल में ही जो सिल्क रूट की एक शाखा है वो मध्य एशिया से होकर के जो है सिंधु नदी के मुहाने तक और उसके पत्तनों तक आती थी। इसके बाद यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो दोस्तों इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इस उपमहाद्वीप में यानी भारत के और इसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो कुषाण लोग थे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा है बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, वो था कनिष्क। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहां से प्रश्न कई बार सीटेट में और अन्य एग्जामों में प्रश्न यहां से बने हैं। तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये पूछा जा चुका है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो उसकी रचना जो है अश्वघोष नामक एक व्यक्ति ने किया था और ये अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो अश्वघोष थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस समय बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की एक नया शाखा महायान का विकास होता है और इसकी जो दो मुख्य विशेषताएं थी, पहले ये थी कि देखिए मूर्तियों में बुद्ध की जो उपस्थिति थी वो पहले क्या होता था कि कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था, लेकिन अब क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी और ये प्रतिमाएं जो है अधिकांश मथुरा में बनाई गई हैं और कुछ तक्षशिला में भी बनाई गई हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग वो देखेंगे। तो दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो दोस्तों बोधिसत्व कौन था, तो बोधिसत्व वो था जो बुद्ध बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है, ठीक है। या तो ये कहें कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में रहना पसंद करते हैं और वहां पर साधना करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो दोस्तों देखिए पहले के जो बोधिसत्व थे वो लोग क्या करते थे, वो बुद्ध के रास्ते पर चलते थे और एकांतवास में रहते हुए वो साधना करते थे, लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है। अब बोधिसत्व क्या करते हैं, अब वो जो है एकांतवास में जाने के बजाय वो बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए सांसारिक परिवेश में ही रहना
ठीक पसंद करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, यही परिवर्तन जो आया था, ठीक है, यही दूसरा परिवर्तन है। और वो परिवर्तन आता है बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आता है। यानी जो पहले के बोधिसत्व थे वो क्या करते थे, जब उनको बौद्ध धर्म अपनाते थे वो लोग क्या करते थे, उनके लिए एक संघ बनाया गया था जहां पर वो जाकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास में चले जाते थे और वहां पर साधना करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब लोग जो है ये बौद्ध धर्म को अपना करके सांसारिक जीवन या पारिवारिक जीवन में रहना पसंद करते थे। यही जो है सबसे बड़ा परिवर्तन आया था दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। तो दोस्तों अब क्या हुआ, पहले बोधिसत्व की पूजा नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि बोधिसत्व की भी पूजा होने लगी और यह पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाटों के दर्रों के पास बनाई गई थी। तो दोस्तों देखिए, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में गुफाएं बनाई गई थी, क्या वो केवल राजा और रानियों के द्वारा बनाई गई थी या उनके आदेश पर बनाई गई थी? तो ठीक है कि राजा और रानियों के आदेश पर तो बनाई गई थी, लेकिन कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा भी बनाई गई थी। और इसमें से जो ज्यादातर गुफाएं हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा जो है भारत है, मान लीजिए दक्षिणी भाग भारत का, तो दोस्तों ये जो है पश्चिमी घाट इधर पड़ता है। जो ये वाला पॉइंट, जो ये वाला जो है क्षेत्र है, यही पश्चिमी घाट है। इसमें कई दर्रे हैं, उसी के आसपास के क्षेत्रों में जो है ज्यादातर गुफाएं बनाई गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म का प्रसार था वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया, यानी उसका प्रसार हो गया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थेरवाद क्या था। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो दोस्तों जो थेरवाद था वो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, जो इन क्षेत्रों में, यानी किन क्षेत्रों में, यानी दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में ये प्रचलित था। तो पूछ सकता है कि थेरवाद क्या है। तो थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में प्रचलित था। तो दोस्तों ये पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारी है। तो नेक्स्ट हेडिंग है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तो दोस्तों जो लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे, उन्हीं को क्या कहते थे, तीर्थयात्री कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1600 साल पहले भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान आया था। दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि फासियान जो है, फासियान को ही फाहियान के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो कब आया था, तो 1600 साल पहले भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध यात्री फासियान या फाहियान आया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वैनसांग यानी ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग को स्वैनसांग भी कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में स्वैनसांग मिले या ह्वेनसांग, दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ा सा दोस्तों नाम अटपटा है, इसलिए तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो स्वैनसांग 1400 साल पहले भारत आया था और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ से क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर 3 लोग देखने को मिलते हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, तो पहला कौन आया, सबसे पहले कौन आया था, आपको याद रखना है फासियन या फाहियान। ठीक है, दूसरा कौन आया था, स्वैनसांग या ह्वेनसांग। तीसरे नंबर पर कौन आया था, तो इत्सिंग। तो ये बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले फाहियान भारत आया था, उसके बाद ह्वेनसांग भारत आया था और उसके बाद इत्सिंग भारत आया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। स्वैनसांग या ह्वेनसांग, ठीक है, स्वैनसांग को ही ह्वेनसांग भी कहा जाता है। तो ह्वेनसांग भूमार्ग से होकर
चीन वापस लौटा था। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो वेनसांग था भूमार्ग से होकर के वो चीन वापस लौट गया। ठीक है, इसके साथ वेनसांग ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। दोस्तों ये भी बात आपको याद रखना है कि जो वेनसांग था वो उस समय का सबसे जो प्रसिद्ध विद्या केंद्र था नालंदा, उसमें उसने पढ़ाई की थी। और नालंदा आज की डेट में कहाँ पर है, तो वो बिहार में है। तो दोस्तों देखते हैं फाहियान के बारे में कुछ वर्णन है। तो फाहियान का समुद्र के बारे में वर्णन। तो दोस्तों जो फाहियान है वो समुद्र का वर्णन किस प्रकार करता है उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में इस प्रकार के खूब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो फाहियान कहता है समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाजों को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों ये किसने बोला है, तो ये फाहियान ने बोला है। और किसके बारे में वर्णन किया है, तो ये समुद्र के बारे में वर्णन किया है। थोड़ा सा दोस्तों ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, या यूं कहें तो एक बार इसको अपने माइंड में बनाए रखिएगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। हमारा बस एक ही ध्येय है कि सीटेट में कहीं से प्रश्न बने, हमारा गलत नहीं होना चाहिए बस। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारा भक्ति की शुरुआत। तो देवी देवताओं की पूजा का चलन जिसे कहते हैं भक्ति परंपरा। ठीक है, तो देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल में शुरू हुई, बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी देवी या देवता के प्रति जो अपना श्रद्धा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। इसके साथ ही भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में दी गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये सब पॉइंट आपको पता ही होगा, इसलिए ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। देखिए दोस्तों भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। तो दोस्तों भक्ति क्या है, तो दोस्तों जो भक्ति है वो भज शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, विभाजित करना होता है या हिस्सेदारी होता है। और इसका अर्थ यह भी होता है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में एक गहरा संबंध है। दोस्तों ये पॉइंट सभी जो है भक्ति क्या है, भगवत गीता क्या है, ये सभी को जो है सामान्यतः पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक नोट लिखा हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विष्णु के वराह रूप की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, एरण मध्य प्रदेश में एक जगह है वहां से मिली हुई है। दोस्तों हालांकि जो ये पॉइंट है हमारा हिंदू वाला, तो ये हमने जो है पहले चैप्टर में देख लिया है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीटेट में पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, इसलिए मैंने एक बार इसको और लिख दिया है। तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों या ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु के पूर्व में रहते थे। तो दोस्तों जो हिंदू शब्द है वो अरबों तथा ईरानियों के द्वारा दिया गया है। और ये शब्द जो किसके लिए उपयोग होता था, तो जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उनके लिए उपयोग होता था। दोस्तों इसकी जो है डिटेल वीडियो और डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में दिया है, तो जाकर के आप वहां पे जरूर देखिएगा। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों ईसाई धर्म के बारे में। तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो दोस्तों देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। दोस्तों आपको याद रखना है कि सीरियाई ईसाई किसे कहा जाता है, तो सीरियाई ईसाई जो है केरल की ईसाइयों को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे, इसीलिए इन्हें जो है सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इसके साथ दोस्तों आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचाई जा सके। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।